इसके बाद अभी हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेते हैं तो उनकी मिक्सिंग से नए ऑर्बिटल बनते हैं, और उन नए ऑर्बिटल्स को नाम दिया जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे होते हैं तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो नए ऑर्बिटल बनेंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उन सभी की शेप भी आइडेंटिकल होती है। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको नाम दिया जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन ये जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए कुछ प्रायर कंडीशंस होती है या कुछ रूल्स होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग फॉलो होने चाहिए। अगर ये रूल्स फॉलो नहीं होंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है। तो क्या होती हैं ये कंडीशन, क्या होते हैं ये रूल्स, तो चलिए अभी देखते हैं। तो पहला जो रूल है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, इसके अकॉर्डिंग क्या आता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं उनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होनी चाहिए, या ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनके एनर्जीज के बीच में। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे फॉर्म होंगे। कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच इंटरमिक्सेस। तो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी मिक्स हो सकते हैं, या फिर कंप्लीटली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर मिक्स हो सकते हैं आपस में। तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे हाफ फील्ड होने चाहिए या फिर कंप्लीटली फील्ड होने चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में। इसके बाद कि हमने ये देखा है कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो डिफरेंट एटम के या दो सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो एक कोवलेंट बॉन्ड हमारा बन जाता है। लेकिन जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है कि वो बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बना है या वो बॉन्ड कितना वीक है, वो डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी ओवरलैपिंग हुई है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में। दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में कितनी अच्छी ओवरलैपिंग हुई है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम क्या मानते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना हो। तो एक कंडीशन ये होती है। इसके बाद किसी भी एक एटम के लिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन फिक्स नहीं होती है। एटम की हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाती है कि सेम एटम की हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल में कुछ होती है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में कुछ अलग होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन एटम्स के लिए फिक्स नहीं होती है। अगर मॉलिक्यूल्स हमारे चेंज होते हैं तो एटम की हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाती है। तो ये हमने कुछ रूल्स देख लिए हाइब्रिडाइजेशन के कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए और क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है या ये जो फिनोमिना हम देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
ये हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है या ये जो फिनोमिना है, इसको सिर्फ इसी पर्पज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि इसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूल्स के जो अंदर बॉन्डिंग हो रही है उसको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स की शेप्स को इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट का यूज करके। रियलिटी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इस टाइप से कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। ये प्योर एंड प्योर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन का ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये प्योर एंड प्योर हाइपोथेटिकल है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन या फिर डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या होती है, जैसे नाम से पता चल रहा है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, कि इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s का ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे। अब s और p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई है तो इसीलिए sp हाइब्रिडाइजेशन बोल दिया गया है इसको। और जब ये ऑर्बिटल्स 1s और 1p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई है, 2 ऑर्बिटल्स की, एक s की और एक p की। तो 2 ऑर्बिटल्स जब मिक्स हुए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही बनेंगे। तो जब एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होता है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो लीनियर होता है। ठीक है, कि ये s और p की मिक्सिंग से ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ये लीनियर है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अभी मैं शेप बता देता हूँ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखने में कैसे होते हैं। ये शेप होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। इसमें एक ये जो लोब दिख रहा है ये तो छोटा है और ये दूसरे वाला जो लोब दिख रहा है ये बड़ा होता है। ठीक है, और ये प्लस और माइनस यहाँ पे चार्ज को डिनोट नहीं करते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि इस लोब के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है और इस लोब के अंदर ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्जेज को डिनोट नहीं करते हैं। हमें पता है ऑर्बिटल्स को वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है और वेव फंक्शंस का साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है और नेगेटिव साइन। तो ये साइन ऑफ द वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो साइन हमने यहाँ पे बनाए हैं ये चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे एक s और एक p की मिक्सिंग हुई है तो इससे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे है कि ये यहाँ से देखिए, ये एक छोटा लोब है और ये एक बड़ा लोब है, ये पूरा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ से ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इन दोनों की जो अरेंजमेंट है, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लीनियर है। और इनके बीच में अगर एंगल देखते हैं, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में एंगल, तो वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल हमने बता दिया 180 डिग्री होता है। और ये किससे मिलके बने हैं, एक s से और एक p से। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये जो नाम दिया गया है इसको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो इसके अंदर 50% s कैरेक्टर होता है और 50% p कैरेक्टर होता है, क्योंकि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक s का यूज हुआ है और एक p ऑर्बिटल का यूज हुआ है, तो मतलब 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं इनकी शेप किस बात के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैंने बताया कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लीनियर होते हैं, तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड, हमें कैसे पता चलता है कि ये लीनियर है, कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की हमेशा टेंडेंसी ये होती है कि उन ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्सन मिनिमम हो।
या वो एक दूसरे से हमेशा दूर दूर रहें ताकि उनके बीच में रिपल्सन कम हो जाए। तो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ये है और एक ये है। तो इनके बीच में रिपल्सन कब होंगी? जब ये एक दूसरे से, इनके बीच में रिपल्सन सबसे कम कब होगी? जब ये एक दूसरे से 180 डिग्री पे होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर होंगे। ये बिल्कुल इधर है, ये बिल्कुल इधर है। अगर ये ऐसे होते, अगर ये इस टाइप से होते तो इनके बीच में रिपल्सन होती कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे तो एंगल इनके बीच में बहुत कम है, लेकिन अब ये बिल्कुल 180 डिग्री पे हो गए हैं तो इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम होगी। इसीलिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो उस ही शेप को ले लेते हैं जिस शेप के अंदर उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन मिनिमम तभी होती है जब वो एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे हो। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है। अब किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन अगर होगी तो वहां पे जो शेप होगी उस मॉलिक्यूल की, वो शेप होगी लीनियर। उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी? लीनियर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे ये बेरिलियम डाइफ्लोराइड है, बेरिलियम डाइक्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, इथाइन हो गया C2H2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इन सभी मॉलिक्यूल्स की शेप लीनियर होती है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और हमें पता है जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप क्या होगी? लीनियर। तो अब हम एक एग्जांपल का यूज करके एक्चुअल में देखेंगे कि हम हाइब्रिड ऑर्बिटल से हम कैसे बॉन्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं बेरिलियम डाइक्लोराइड का या बेरिलियम डाइफ्लोराइड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो बेरिलियम की हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2। तो ये 1s2 2s2, 2p इसके अंदर वैकेंट होता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेरिलियम को तो 2s ऑर्बिटल्स के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड स्टेट में है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में है तो कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड स्टेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेरिलियम के ये जो 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, हम बेरिलियम को थोड़ी सी एनर्जी दे देते हैं और बेरिलियम का 2s वाला इलेक्ट्रॉन 2s से उठ के 2p में चला जाता है और बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2s 2p। अब बेरिलियम को दो बॉन्ड बनाने हैं तो दो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए हैं। अब क्या होगा? बेरिलियम का 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। ये 2s और ये 2p एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, और जब एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी तो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि एक s है और एक p है। जब 2s और 2p ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बन जाएंगे। ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेरिलियम के जो हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर आ गए हैं। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं कि बेरिलियम को कंबाइन किसके साथ करना है? फ्लोरीन के साथ। बॉन्ड किसके साथ बनाना है? फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2 और 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ p के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहा है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बेरिलियम के पास तो जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो बेरिलियम के पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और फ्लोरीन उन दोनों के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
फ्लोरीन के अंदर भी एक 2p ऑर्बिटल के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। फ्लोरीन के इस 2p ऑर्बिटल में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फ्लोरीन का एक 2p ऑर्बिटल, एक फ्लोरीन का एक 2p ऑर्बिटल इस एक sp ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा बेरिलियम वाले के साथ। और दूसरे वाले फ्लोरीन का जो एटम होगा उसके केस में भी जो एक 2p ऑर्बिटल होगा वो इस दूसरे वाले sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये बेरिलियम के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने यहाँ पे इस टाइप से शो कर दिए हैं। ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब यहाँ बेरिलियम के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब बेरिलियम के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 डिग्री पे हैं, लीनियर शेप में है। इसके साथ एक फ्लोरीन के एटम का 2p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, इधर दूसरे वाले फ्लोरीन के एटम का 2p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये जो शेप बनती है बेरिलियम की, ये कैसे बन जाती है, लीनियर बन जाती है। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके बेरिलियम डाइफ्लोराइड लीनियर शेप का होता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, या फिर इसका दूसरा नाम है ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है sp2 कि एक तो इसमें s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करेंगे, और इनके इंटरमिक्सिंग की वजह से ये दो हाइब्रिड और ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पे बन जाएंगे। और ये जो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इनका जो अरेंजमेंट होगा ये किस टाइप का होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये किस टाइप का अरेंजमेंट होगा, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट इनका होगा। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच का अगर एंगल हम ये देखेंगे, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री। यहाँ पे भी ये एंगल 120 डिग्री, ये तीनों एंगल हमारे 120 डिग्री के होंगे। तो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होगा इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, और इनका ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। और जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 33.3 s कैरेक्टर होता है और 66.7% p कैरेक्टर होता है। मतलब 1/3 यहाँ पे s कैरेक्टर होगा, 1/3 s कैरेक्टर और 2/3 p कैरेक्टर होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। तो ये हमने देख लिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। तो जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी शेप भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर उसकी शेप होगी। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन वाला हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की होती है, कि ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ये सेंट्रल एटम की है। ये सेंट्रल एटम जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बोरोन ट्राइक्लोराइड का। इसका एग्जाम्पल लेते हुए हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं बोरोन की तो ये होती है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, बॉक्स डायग्राम में दिखाते हैं तो इसको ये ऐसे दिखाई देगी। और हाइब्रिडाइजेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है इसमें सिर्फ वैलेंस सेल वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो अंदर वाले लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये समझाने के लिए था। तो बोरोन की वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अब बोरोन को बोरोन ट्राइक्लोराइड में 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो 3 बॉन्ड बनाने हैं। और कोई भी एटम कितना बॉन्ड बनाता है वो डिपेंड करता है उसके अंदर कितने अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो ये क्या करेगा, बोरॉन कुछ एनर्जी को गेन करके अपने एक 2s वाले इलेक्ट्रॉन को 2p के अंदर शिफ्ट करवा देगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। बोरॉन को जब कुछ एनर्जी दी जाएगी तो ये 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। और अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बन जाती है 2s1 2p2। तो ये एक्साइटेड स्टेट में बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है और 3 यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए हैं। अब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए हैं, तो बोरॉन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना सकता है इजीली। तो बोरॉन के अब क्या होगा, एक 2s और 2 ये 2p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे और इनकी इंटरमिक्सिंग से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इस टाइप से। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये पॉजिटिव साइन है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ये नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव लोब जरूरी नहीं होता कि हम हमेशा नेगेटिव वाले लोब को भी, ये छोटे वाले लोब को भी शो करें। इनको अगर नहीं भी लिखेंगे तो ये गलत नहीं होता है, हम कई बार इनको नहीं भी लिखते हैं, तो ये कोई ज़रूरी भी नहीं है इनको यहाँ पे लिखना, तो हम ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई बोरॉन एटम की, sp2 हाइब्रिडाइज बोरॉन यहाँ पे बन गया है। अब क्लोरीन वाला जो एटम देखें तो क्लोरीन की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5 और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। तो 3p ऑर्बिटल के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन में प्रेजेंट है और यहाँ पे बोरॉन के ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो 3 क्लोरीन के एटम अपने 3p ऑर्बिटल का यूज करके इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरॉन वाले एटम के जो हैं उनके साथ ओवरलैप करेंगे और 3 हमारे पास यहाँ बोरॉन और क्लोरीन के बॉन्ड बन जाएंगे। तो कैसे होगा ये, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि क्लोरीन एटम का एक 3p ऑर्बिटल इस टाइप से ओवरलैप करेगा यहाँ पे, तो एक बोरॉन और क्लोरीन का बॉन्ड बन जाएगा। दूसरे वाले क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल इस टाइप से यहाँ पे ओवरलैप करेगा, तो बोरॉन और क्लोरीन का एक और बॉन्ड बन जाएगा। ये 3p ऑर्बिटल है, ये 3p ऑर्बिटल है, ये बोरॉन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे भी बोरॉन का एक p ऑर्बिटल, क्लोरीन का, ये क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल इस टाइप से ओवरलैप करेंगे और ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। और इसकी शेप हम देखेंगे बोरॉन ट्राइक्लोराइड की, तो ये कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो इस टाइप से बोरॉन के अंदर, बोरॉन ट्राइक्लोराइड के अंदर जो बॉन्डिंग हो रही है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके। और ये जो बॉन्ड बने हैं, ये तीनों बॉन्ड बने हैं, ये कैसे बने हैं, जब बोरॉन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने और क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया है, तब जाके एक बोरॉन और क्लोरीन का बॉन्ड बना है। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सेम इन मॉलिक्यूल्स में आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन या फिर टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन इसका बोला जाता है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इनके इंटरमिक्सिंग से हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और उन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो नाम होगा वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। और
जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिपल्सन को कम करने के लिए अपने आप को उस शेप के अंदर अरेंज कर लेते हैं जिसमें रिपल्सन सबसे मिनिमम हो। तो ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनके बीच में सबसे कम रिपल्सन तब होती है जब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ये टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रन की स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहेड्रन जो होता है ऐसा दिखाई देता है, एक ये ऊपर की तरफ और 3 ये नीचे की तरफ होते हैं। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये ऊपर की तरफ और 3 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नीचे ट्राइएंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हमने देख लिया है यहाँ पे। और इनके बीच में अगर एंगल देखें तो सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। ये जो एंगल है हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ये एंगल इक्वल होगा और कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं और हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसमें 25% s कैरेक्टर होता है और 75% p कैरेक्टर होता है। क्योंकि ये जो हम देखते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें 4 ऑर्बिटल है, मतलब कितने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बना है, 4 ऑर्बिटल से, और एक s ऑर्बिटल है और 3 p। तो तीनों p का कंट्रीब्यूशन 75% और एक s का 25%। तो इसीलिए s करेक्टर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% होता है और p करेक्टर 75% होता है। अब जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमें पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का। और जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वहाँ पे शेप क्या होगी, मॉलिक्यूल की शेप वहाँ पे होगी टेट्राहेड्रल। तो जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी वहाँ पे मॉलिक्यूल की शेप टेट्राहेड्रल होगी। तो यहाँ पे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो मीथेन है इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम तो सिर्फ वैलेंस शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होती है 2s2 2p4। तो इस टाइप से ये 2s2 2p2 यहाँ पे है, ठीक है, 2p4 नहीं है, ये 2s2 2p2। तो ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड वो एटम बना सकता है। तो यहाँ पे कार्बन के पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन 2 ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन हम यहाँ पे मीथेन की शेप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मीथेन में कितने बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने, 4। तो इसीलिए क्या होगा कि कार्बन को कुछ एनर्जी जब हम प्रोवाइड करेंगे तो एक 2s का ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s से 2p में माइग्रेट कर जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब क्या होगा कि ये कार्बन का एक 2s ऑर्बिटल और कार्बन के 3 2p ऑर्बिटल्स ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और इनके इंटरमिक्सिंग से 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो बड़े वाला लोब होता है उसी को दिखाया है, छोटे वाले लोब को यहाँ पे हमने नहीं दिखाया है।
अगर हम छोटे वाले लोब को नहीं भी दिखाते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो ये बन जाती है 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। और जब 2s और 2p वाले ये ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो इनसे ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे बन जाते हैं। अब कार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, ये बीच में सेंट्रल एटम क्या है कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई है sp3। अब कार्बन के 4sp3 हाइब्रिड और कार्बन के 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं। इन 4sp3 और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, क्योंकि कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है 4 हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब 4 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल इन चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन एटम के जो है उनके साथ ओवरलैप करेंगे। तो ये हाइड्रोजन एटम का 1s, इधर भी ये हाइड्रोजन एटम का 1s, ये भी हाइड्रोजन एटम का 1s और ये भी हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल इस टाइप से ओवरलैप करेंगे। और जब कार्बन के साथ इस टाइप से कार्बन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s हाइब्रिड ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो इस टाइप से ये बॉन्ड बनेगा। दूसरे वाले केस में कार्बन का sp3 हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो ये बॉन्ड बन गया। यहाँ कार्बन का तीसरे वाला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग से ये वाला बॉन्ड बना। कार्बन का चौथे वाला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन का 1s हाइब्रिड और 1s ऑर्बिटल, इनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो ये 4th कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा। और इसकी शेप जब हम देखते हैं तो मीथेन की शेप यहाँ पे आती है टेट्राहेड्रल। तो इस टाइप से हम मीथेन की शेप को एक्सप्लेन कर पाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके। तो बाकी इन मॉलिक्यूल्स की शेप्स को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशंस का यूज करके। जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी उसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स की शेप्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी तक जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कुछ कि जैसे शेप ऑफ इथेन को हमें एक्सप्लेन करना है। तो इथेन की शेप कैसे होती है, इथेन हमें इस टाइप से दिखाई देता है और इथेन के अंदर ये जो कार्बन होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है और ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो इथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। अब जैसा कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल हमारा 109.5 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में इथेन के अंदर कैसे होती है ये बॉन्डिंग, ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना होगा, ये कार्बन और कार्बन बॉन्ड कैसे बनता है, तो इसी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है और हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो जैसे हमने ये कार्बन 1 ले लिया, ये कार्बन 2, तो कार्बन 1 में और कार्बन 2 के कार्बन 1 में 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन 1 के। इधर कार्बन 2 के 1, 2, 3 और ये 4, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इस कार्बन 2 के। तो क्या होता है, सबसे पहले ये कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये कैसे बना होगा, कार्बन 1 और कार्बन 2 के जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और इनकी ओवरलैपिंग से ये कार्बन और कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब एक sp3
हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर यूज हो गया इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर यूज हो गया, 3 इसके बच गए, 3 इसके बच गए। ये तीनों भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये तीनों भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब कार्बन 1 के जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेंगे। ये हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल, ये एक और हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल। तो इस टाइप से इनकी ओवरलैपिंग होगी और ये हमारे पास कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए हाइड्रोजन के साथ। अब सेकेंड वाला कार्बन देखें तो इसके भी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अभी बचे हुए हैं। तो ये 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन 2 के 3 हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। ये हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे 3 कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड यहाँ पे बच जाएंगे। तो इस टाइप से हमारे इथेन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो हमने देख लिया इथेन के मॉलिक्यूल की जो बॉन्डिंग है उसको हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद हम इथेन की शेप को एक्सप्लेन करेंगे कि इथेन की जो शेप है और शेप होती है प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होती है sp2। और जैसा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता है बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। तो यहाँ पे जो इथेन का मॉलिक्यूल है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज। और इस इथेन के मॉलिक्यूल में आप क्या देख रहे हो कि ये एक सिग्मा बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है। तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल में इथेन के मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। तो कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, तो कार्बन 1 sp2 हाइब्रिडाइज है, तो कार्बन 1 sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन हमारा 2 है। तो कार्बन 1 के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से? एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। कार्बन 2 के 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन से? एक तो ये है हमारा, एक ये है, एक ये है। ठीक है। तो कार्बन और कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है इथेन के अंदर, ये कैसे बनता है? ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? कार्बन 1 का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कार्बन 2 का भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो sp2 ओवरलैप से ये कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बना है। अब बाकी यहाँ पे 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए, इधर भी 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए। तो कार्बन 1 के जो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके साथ हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो ये हमारे पास इस टाइप से बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन और हाइड्रोजन के। अब ये पाई बॉन्ड कैसे बना है? ये जो पाई बॉन्ड है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो उसको देखते हैं। अब हमने जैसे कि देख लिया कि यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, ये कार्बन कैसे है sp2। तो कार्बन का एक s ऑर्बिटल यूज हो रहा है, कार्बन में इस टाइप से होंगे, एक s ऑर्बिटल है ये 2s और ये 2p। तो एक 2s ऑर्बिटल और 2 2p ऑर्बिटल की मिक्सिंग से sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रही है। लेकिन एक p ऑर्बिटल, ये जो तीसरे वाला p ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। क्या बोलते हैं इसको? अनहाइब्रिडाइज्ड। इसने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इस वाले कार्बन एटम के पास की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसका भी एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, इस वाले कार्बन का भी एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। और ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये जो हमने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देखे हैं इस टाइप से,
जो ट्राइगोनल प्लेनर की फॉर्म में होते हैं, ये ट्राइगोनल प्लेनर की फॉर्म में होते हैं। इस टाइप से ये ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्ड बने हैं, हमें पता है। और ये जो p अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है, ये परपेंडिकुलर होता है इन तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के। ये वाला भी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इस कार्बन के पास है, एक इस कार्बन के पास। तो जब ये बाकी सारे बॉन्ड बन जाएंगे तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स आपस में साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। और हमें पता है जब भी ऑर्बिटल्स का साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इथीन के अंदर पाई बॉन्ड इस टाइप से बनता है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं, 2p ऑर्बिटल, उनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इथीन की बॉन्डिंग हमने यहाँ पे देख ली है कि कैसे इथीन के अंदर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं एसिटाइलीन, या फिर इसको इथाइन भी बोलते हैं। इथाइन के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है? तो इथाइन की जो हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं वो sp होती है और शेप इसकी लीनियर होती है, क्योंकि जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप लीनियर होगी। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है 180 डिग्री। तो कार्बन के अंदर, इथाइन के अंदर ये जो दो कार्बन होते हैं, कार्बन 1 और कार्बन 2, sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो कार्बन के अंदर अभी हम देखते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड है और ये दो हमारे यहाँ पे पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड है और ये दो हमारे पाई बॉन्ड है। तो अभी हम देखते हैं कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड। तो क्या होगा, कार्बन के अंदर जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये दो हाइब्रिड sp हाइब्रिड p ऑर्बिटल बनेंगे, एक ये एक ये। इस वाले कार्बन के भी दो sp हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बनेंगे, एक ये है हमारे पास और एक ये है। ठीक है। तो कार्बन के अंदर जब कार्बन 1 का, ये कार्बन 2, कार्बन 1 का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इस वाले कार्बन का भी sp हाइब्रिड p और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो कार्बन कार्बन के sp हाइब्रिड p ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब कार्बन के पास हर एक कार्बन के पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर यूज हो गया बॉन्डिंग में, इस वाले का भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम आ गया। ये वाला जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये इसका इधर बच गया, इस वाले कार्बन का भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर बच गया है। दो होते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितने होते हैं? दो। तो इसके दो थे, इसके भी दो थे, एक इधर यूज हुआ, इसका भी एक इधर यूज हुआ, इसका एक इधर बच गया और इसका एक ये बच गया। अब कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये कैसे बनता है कि कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s। ठीक है, इधर भी कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम इसका 1s, ये भी हाइड्रोजन एटम है इसका 1s और sp के बीच में ओवरलैपिंग से ये कार्बन के बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होते हैं। इसके बाद अभी हम देखेंगे कि ये जो दो पाई बॉन्ड है ये कैसे बने होंगे। तो क्या होगा, जैसा कि हमें पता है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp है, ये कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे sp है, इसमें क्या होता है कार्बन के 2s, ये 2p, कार्बन का एक 2s और एक 2p आपस में इंटरमिक्स होके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि यहाँ पे हमने देखे हैं इस कार्बन के एक और एक ये दो, इस वाले कार्बन का एक ये। लेकिन ये जो दो p ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के अंदर, एक ये वाला एक ये वाला, ये अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि एक p ऑर्बिटल यहाँ पे ये कार्बन का वैकेंट बच गया जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक ये इधर बच गया। इसी टाइप से इस कार्बन में भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इधर बच गया और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इधर बच गया। तो जब इन और p ऑर्बिटल की, इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, इस टाइप से ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है इस वाले p ऑर्बिटल की और इस वाले p ऑर्बिटल की, तो एक ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और p ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला p ऑर्बिटल हमारा यूज हो गया है। अब क्या होगा कि एक ये वाला जो हमारा खाली बचा हुआ है हाइब्रिड p ऑर्बिटल और एक ये वाला, इनकी यहाँ पे इस टाइप से साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, इनकी यहाँ पे होगी। तो इनकी ओवरलैपिंग से ये हमारा दूसरा पाई बॉन्ड भी यहाँ फॉर्म हो जाता है और शेप यहाँ पे क्या हो जाती है, लीनियर। तो इस तरह से दो पाई बॉन्ड बनते हैं एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल में और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनता है sp ओवरलैपिंग से। इसके बाद अभी हम देखते हैं शेप ऑफ अमोनिया। अमोनिया की शेप को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अमोनिया का हमें पता है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3, ये 2s और ये 2p के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता होता है जितने बॉन्ड सेंट्रल एटम को बनाने होते हैं उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को चाहिए। तो नाइट्रोजन को यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाना है, तो टोटल 3 बॉन्ड बनाने हैं और 3 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है नाइट्रोजन के अंदर ये 2s और ये 3 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और इनकी मिक्सिंग से हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये सेंट्रल एटम बीच में हमारा नाइट्रोजन है, एक 2s और 3 2p ऑर्बिटल की मिक्सिंग से ये 4 हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट होता है स्पेस के अंदर वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। अब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ 3 हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे इस टाइप से। ये हाइड्रोजन का एटम है, इसका 1s ऑर्बिटल, ये sp3, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये नाइट्रोजन का sp3, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, नाइट्रोजन का sp3। तो ये 3 हमारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के यहाँ पे बॉन्ड बन गए। लेकिन ये जो 4th sp3 ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है नाइट्रोजन एटम का, इसके अंदर ये जो लोन पेयर है जिसने बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, वो जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आ जाएगा इस 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा। तो इस टाइप से अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। अमोनिया के अंदर ये जो बॉन्ड एंगल हम देखते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स, लेकिन एक्चुअल में ये जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 107 डिग्री, क्योंकि ये लोन पेयर इन बॉन्ड्स को रिपेल करेगा और इनकी रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और ये बॉन्ड एंगल 109 से 107 डिग्री हो जाएगा। अब शेप की बात करें अमोनिया का, तो अमोनिया की शेप होती है पिरामिडल शेप होती है अमोनिया की। पिरामिडल शेप क्यों होती है?
क्योंकि देखने से तो ये यहाँ पे टेट्राहेड्रल लग रही है, लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं तो लोन पेयर को शेप बताने के टाइम पे हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो शेप हम देखेंगे तो ये लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करेंगे और ये मानेंगे कि अमोनिया का मॉलिक्यूल दिखने में ऐसा दिख रहा है और ये कैसा है कि पिरामिड की तरह बन गया है। ये एक पिरामिड की तरह बन गया है। ये शेप होती है पिरामिड की, ये होता है हमारा पिरामिड। नीचे ट्रायंगुलर फेस और ऊपर एक वर्टेक्स, तो ये पिरामिड की तरह दिख रहा है। तो शेप क्या हो जाएगी अमोनिया की? पिरामिडल। ये वेस्पर थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तब इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद अभी हम देखते हैं शेप ऑफ वाटर। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो 2s2 होती है। ऑक्सीजन को यहाँ पे दो बॉन्ड बनाने हैं, तो यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है। लेकिन क्या होता है, ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल्स और ऑक्सीजन के 3 2p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं और इनकी इंटरमिक्सिंग से 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन है हमारा, इसकी 3 2p ऑर्बिटल और एक 2s ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से ये 4 हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए हैं। इसमें क्या होगा, अब ये वाले ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन को बॉन्ड बनानी है। तो हाइड्रोजन का हमें पता है, हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दो लोन पेयर हमें दिख रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, इन्होंने बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि ऑक्सीजन को दो ही बॉन्ड बनाने थे हाइड्रोजन से। तो एक बॉन्ड ये बन गया है, तो ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल ने ओवरलैप की। सेम इस तरह से ऑक्सीजन का sp3 और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग से ऑक्सीजन के दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो गए हैं। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं यहाँ पे, इनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे वाटर की शेप के बारे में बात करें हम, तो वाटर की यहाँ पे शेप होती है वी शेप। वी शेप या फिर इसको बेंट शेप भी बोलते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि जब हम शेप के बारे में बताते हैं मॉलिक्यूल की, तो वहाँ पे ये जो लोन पेयर है इनको बोलते हैं लोन पेयर, जिन्होंने बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, लोन पेयर। तो जब हम शेप बताते हैं तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो जब हम यहाँ पे वाटर की शेप लिखेंगे तो एक तो ये बॉन्ड बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, एक ये बॉन्ड बना है, और ये दो हमारे पास लोन पेयर है, ये दो हमारे पास लोन पेयर है। और जब शेप बताते हैं तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। तो देखने में ये शेप कैसी दिख रही है, बेंट शेप या फिर वी शेप की तरह दिख रही है, ठीक है। तो इसीलिए वाटर की शेप वी शेप होती है या फिर बेंट शेप होती है। तो इसी तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कौन से वाला बॉन्ड किस टाइप की ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना हुआ है।